चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं नर जनन तंत्र की बात चलेगा, है ना। जो आप फिगर देख रहे हैं आज थर्ड चैप्टर है, मतलब ये क्लास ट्वेल्थ के लिए जो आपका थर्ड चैप्टर है बायो का, है ना। बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की बात आता है थर्ड चैप्टर, मतलब जिसको आप कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात चलता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्या, मानव जनन। मतलब इस चैप्टर का नाम से ही कुछ हम लोग परिचित हो गए कि तीसरी चैप्टर सीधा क्या बोल रहा है कि मानव जनन, मतलब जनन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति से संबंधित अगर बात किया जाए, मतलब जनन की क्रिया करेगा कौन करेगा, तो जनन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में चर्चा चलाना है। जनन से मनुष्य को जनन से संबंधित अगर समस्त क्रिया हम चलाते हैं तो इसे हम लोग मानव जनन के नाम से जानते हैं। मतलब ये थर्ड चैप्टर सीधा आपको परिभाषित कर रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में ही बताना है। जो मनुष्य जनन की क्रिया करता है वो जनन से संबंधित समस्त अंगों का चर्चा चलाना है। तो सबसे पहले जो आपने फिगर देख रखा है इसका नाम है नर जनन तंत्र। आप लोग भी जानते होंगे, यह फिगर जो देख रहे हैं बनावा हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, नर जनन तंत्र कहेंगे। मतलब नर का मतलब होता है पुरुष, नर का मतलब पुरुष, नर का मतलब हो जाता है मेरे भाई पुरुष की बात आता है। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हम लोग कुछ बातें चल जाएंगे। नर जनन तंत्र जो है मनुष्य में दो रूप में आता है। एक आता है जो संबंधित अंगक है, वो दो आते हैं। जैसे सबसे पहले नर जनन तंत्र में सबसे पहला आता है प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जिसके तहत आता है नर में आ जाता है आपका वृषण, नर में वृषण, और वही मादा में आ जाता है अंडाशय, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, है ना, गर्भाशय हो गया। ये सब के सब किस में आ जाता है, वो मादा में आ जाता है। आप वृषण, फैलोपियन नलिका, ये सब जितने भी हैं, सॉरी फैलोपियन नलिका नहीं, वृषण, वृषण कोष, ये सब जितने भी आ जाते हैं वो सब के सब आ जाता है आपका नर जनन तंत्र में। लेकिन सेकेंड टर्म में जो कहता है जिसको आप द्वितीयक लैंगिक जनन कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक जनन कहा जाता है, वो द्वितीयक लैंगिक जनन में आ जाता है ताकि नर में आ जाता है आपका यूरेथ्रा, जिसको आप कहते हैं क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। मतलब नर में आ जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टर्म में इसको बोलते हैं, जैसे देखिए नर जनन तंत्र में आ जाता है यूरेथ्रा, और तीसरा मादा में जो यूरेथ्रा आ जाता है, और महिला में जो आती है, महिला में आ जाता है शुक्रवाहिका, है ना, शुक्रवाहिका। मतलब ये जो होते हैं नर जनन तंत्र का दो भाग होता है, एक को कहते हैं हम लोग प्राथमिक लैंगिक जनन अंगक और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक जनन अंगक। तो प्राथमिक लैंगिक में आ जाता है नर में आ जाता है वृषण, और मादा में आ जाता है अंडाशय, गर्भाशय। और जो द्वितीयक लैंगिक जनन अंग होता है उसमें आ जाता है नर में यूरेथ्रा, और महिला में आ जाती है, मतलब स्त्री में आ जाती है शुक्रवाहिका, है ना। अब यहां से जैसे ही हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम नर जनन तंत्र है, जिसका फिगर आप देख भी रहे हैं, सामने आपको बनाया हुआ है, जिसको हिंदी और इंग्लिश सब कंप्लीटेड लिखा हुआ है। हाँ देख लीजिए, अपने हाथों से हम लोग बना करके रेडी किए हुए हैं, और इसको पढ़ने के बाद देख लो हम लोग डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो होता है, मतलब जो आपका 3D जो इमेज होती है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये हम लोग अपनी हाथों से बनाकर, मतलब अपनी कलाकृतियों के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये जो नर जनन तंत्र देख रहे हैं वह नर जनन तंत्र नाम से ही कुछ परिचित है। नर जोड़ जनन जोड़ कौची तंत्र, माने नर में मतलब पुरुष में जनन की क्रिया करने के लिए जितने अंगों का समूह एक साथ जो मिला होता है
वो सभी को मिलाकर एक नर जनन तंत्र का निर्माण होता है ना। नर जनन तंत्र माने पुरुष में पाए जाने वाले वैसा अंग, पुरुषों में पाए जाने वाले वैसा अंग जिसकी सहायता से वह जनन की क्रिया करता है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने का जो काम करता है, या संभोग की क्रिया करता है, या वह मीटिंग की क्रिया करता है, उन सभी अंगों के समूह को नर जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये होता कहाँ है भाई? तो प्रत्येक पुरुष के उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में एक मांसल संरचना के रूप में बाहर की ओर उभरा होता है, थैली नुमा संरचना होता है, जिसे हम आप नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र में सबसे समस्त जो नर जनन तंत्र होता है वो संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक का बना होता है, मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नर जनन तंत्र किस उत्तक का बना होता है, तो सबसे पहला आपको जवाब होना चाहिए कि समस्त जो नर जनन तंत्र है वह संयोजी उत्तक का ही बना होता है, और इसमें निम्नलिखित अंग सुचारू रूप से कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग वृषण, है ना। सबसे पहला आपका लिया जाए उदाहरण वृषण। वृषण को जैसे आप टेस्टिस कहते हैं, है ना। वृषण, वही वृषण जो है यह 2 की संख्या में होता है, मतलब इसकी संख्या जो होती है वो 2 होता है, मतलब एक जोड़ा होता है, जो नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है ना बुआ। यह जन्म के समय, मतलब जन्म से पहले, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म से पहले यह इंगुइनल नाल से होते हुए वृषण कोश में उतर जाता है। इंगुइनल नाल से होते हुए वृषण कोश में उतर जाता है। समझ गए? ये जो वृषण की जो लेंथ होता है ना, वृषण का सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वृषण का जो वजन होता है वो लगभग माना जाता है 12 ग्राम। कितना माना जाता है? 12 ग्राम माना जाता है। जबकि इसका लेंथ जो है, मतलब लंबाई इसका आपका वृषण का जो लंबाई होता है वो 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई जो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो मोटाई होता है ना मेरे भाई, वो आपका क्या होते हैं? 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है ना। इसका लंबाई जो होता है कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर होता है। मैंने सीधी सी बात बोला जाए कि वृषण जो है, वृषण की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई, जबकि इसका जो मोटाई होता है वह जो होती है वो होता है आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। इसको छोटा कर देते हैं, इसको हम लोग छोटा कर दे ताकि लिखने में और सुविधा मिल सके। चलिए, हम लोग वृषण का फिर चल रहा था कि वृषण का जो 2 संख्या है और वह एक जोड़ा होता है, जो इंगुइनल नाल से होते हुए जन्म से पहले वह इंगुइनल नाल से होते हुए वृषण कोश में उतर जाता है। वृषण कोश का मतलब होता है ना मेरे भाई कि जिस थैली में वृषण उपस्थित होता है उसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा वृषण कोश, है ना। वृषण कोश कहते हैं, जिसकी लेंथ होता है, वृषण का जो लेंथ होता है वो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई
2.5 सेंटीमीटर होता है, और मोटाई जो इसका होता है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में आ जाती है ना। उसके बाद जब अगर बढ़े तो वृषण जो होता है वो वृषण तीन प्रकार के परत से मिलकर बना होता है। कितने परत से मिलकर बना होता है? तीन परत से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला परत का नाम है ट्यूनिका 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 बेजाइनालिस होता है, बेजाइनालिस, ट्यूनिका बेजाइनालिस। दूसरा परत का नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा, वास्कुलोसा हो जाता है। और तीसरा का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ट्यूनिका हाँ एल्बुजिनिया बोलते हैं, एल्ब्यूजिनिया है ना, टिनका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो जाता है। हाँ, तो फिर से एक बार ध्यान दे देंगे, वृषण जो होता है कितने परतों से मिलकर बना होता है? तो कि 3 परत से मिलकर बना होता है। वो तीनों परत में सबसे पहला का नाम है ट्यूनिका बेजाइनालिस, ट्यूनिका वास्कुलोसा, और तीसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है भैया, मतलब वृषण का जो ताप होता है, वृषण ताप जिसको कहते हैं, वृषण का ताप शरीर के तापमान से माने शरीर का ताप कितना होता है? तो हम लोग चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब हम लोग का जो शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। उसी शरीर के टेम्परेचर से वृषण का जो ताप होता है वो लगभग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब वृषण का जो ताप होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मतलब सीधी सी बात कहा जाए कि है ना, कहा जाता है तो ये क्या है बाबू कि वृषण का जो ताप होता है वो शरीर के ताप से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मतलब उसको मान के चलते हम लोग 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है ना। उसी प्रकार वृषण कोश का भी जो ताप होता है वो 34 से 35 होती है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर के ताप से कम नहीं रहता है ना तो उसके वृषण के अंदर स्पर्म नहीं बन पाता है। मतलब वृषण के अंदर ही शुक्राणु जिसको आप स्पर्म कहते हैं, ये स्पर्म शुक्राणु के अंदर ही बनता है। अगर उसका ताप कम नहीं रहा तो इसके अंदर शुक्राणु नहीं बन पाता है, मतलब शुक्राणु का विकास नहीं हो पाएगा। शुक्राणु का विकास होना या नर जनन तंत्र के समस्त अंगों का विकास होना वह स्पर्मेटोजेनेसिस अवस्था कहलाता है, जो हम अब अंतिम में आपको चर्चा चला देंगे। ये वृषण कोश था। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं वृषण कोश। क्या चलते हैं भैया? वृषण कोश। वृषण कोश जो होता है जिसको आप अंग्रेजी में स्क्रोटम कहते हैं, क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहते हैं। जिस थैली में वृषण उपस्थित होता है उस थैली को हम लोग वृषण कोश कहते हैं। फिर से एक बार, जिस थैली में वृषण उपस्थित होगा उस थैली को वृषण कोश कहा जाता है। इसी वृषण कोश में वृषण उपस्थित होता है। इसका भी टेम्परेचर जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसके टेम्परेचर से? तो किस शरीर के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सीधी सी बात देखिए, आपका यहां तक हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद है अधिवृषण। अधिवृषण जिसको आप एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण,
ब्रिसन जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस जो होता है ना, घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के नाल की तरह, जिसको अर्धचंद्राकार कहते हैं, वो अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में देखिए ये ब्रिसन को ऐसे करके पकड़ ले रहेगा। मैंने इस तरह से ऐसे करके जो पकड़ के रखा है, इसको आप देखिए, इसको ए वाला को मैं बोल रहा हूं, ए जो है ना, यहां से लेके जो यहां तक का ये पार्ट देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं या हम लोग कहते हैं, इसको अर्धवृषण कहते हैं। ये जो होता है वृषण को एक निश्चित स्थान प्रदान करता है। उसके बाद जब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो सीधा सी बात लिखा है शुक्र वाहिनी, है ना, शुक्र 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 वाहिनी की बात आता है मेरे भाई, शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी जिसको अंग्रेजी में आप लोग वास्ट डिफरेंशियल्स कहते हैं, है ना। अब ये शुक्र वाहिनी जिस नली की सहायता से शुक्राणु वृषण से होते हुए एनस से वृषण से होते हुए प्रीप्यूस के रास्ते बाहर निकलता है ना, उससे हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी के बाद जब आता है तो एक क्वेश्चन बनता है, देखिए स्खलन नली और कॉपर ग्रंथि और शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, शुक्र वाहिनी। तो ये जो कॉपर ग्रंथि है ना, इसी कॉपर ग्रंथि में बहुत सारे कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे बहुत सारा हार्मोन्स होता है जो स्पर्म को एक सटिस्फाइड करता है, मतलब एक्टिव जगाने का काम करता है। उसके बाद है स्खलन नली। स्खलन नली से जो होता है ना, स्खलित करता है स्पर्म को, स्खलित करके प्रेरित करके वह ऊपर की ओर प्रेरित कर करके ऊपर की ओर ऐसे बाहर, देखिए मतलब मान लिया जाए कि यहाँ से स्पर्म ऐसे निकला और यहाँ आता है, यहाँ से स्खलित होकर के किस में आएगा, मूत्र मार्ग में आएगा, और वही मूत्र मार्ग से होते हुए माने पेनिस से होते हुए मादा की योनि में पहुंच पाता है या उससे बाहर निकलने का काम करता है। तीसरी है जिसको आप शुक्राशय कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें शुक्रिय द्रव होता है, शुक्राशय द्रव होता है, ये सब आपस में मिलकर स्पर्म को एक्टिव करता है, समझ गए। उसके बाद है आपका मूत्राशय ग्रंथि, माने जिस थैली में, जिस ग्रंथि में एकत्रित रहता है मूत्र, जिस थैली में मूत्र एकत्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे, मूत्र ग्रंथि कहेंगे। फिर से एक बार, जिस थैली में मूत्र उपस्थित होगा उसे मूत्र ग्रंथि कहते हैं, और जिस नली से वृक्क से होते हुए आता है मूत्र उसे हम लोग मूत्र नली कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़िए, देखिए शुक्रवाहिनी यहाँ तक तो लगभग हम लोग क्लियर कर दिए। अब छोटी छोटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, जिसे आप कहते हैं ग्लांस पेनिस, है ना, ग्लांस पेनिस। तो जब ग्लांस पेनिस की बात आता है, ग्लांस जिसको आप ग्लांस पेनिस कहते हैं, वो ग्लांस पेनिस है क्या, वो कहता है कि पेनिस के ऊपर, पेनिस के सबसे शीर्ष भाग में एक कपटी नुमा मांसल संरचना होता है, बहुत ही कोमल और गुलाबी टाइप का मांसल संरचना होता है, जिसे आप ग्लांस पेनिस कहते हैं। मतलब रेक्टम के सबसे शीर्ष भाग पर जो मांसल संरचना होता है, जो कोमल संरचना होता है, उससे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसी ग्लांस पेनिस के ऊपर एक मुलायम त्वचा होता है, मतलब ग्लांस पेनिस के ऊपर मुलायम त्वचा होता है। उसी मुलायम त्वचा की सहायता से कोई वो जो है ना, वो ग्लांस पेनिस को तोपे हुए होता है, मतलब इस तरह से तोपे हुए रहेगा, इस तरह से तोपे हुए रहेगा, जिसको बचपन में लोग ऊपर नीचे लोग करता है, मतलब समय से ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत मुलायम ही होता है। उसको हम लोग कहते हैं स्किन पेनिस, माने फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर स्किन कहा जाता है, उसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं, जो आपको देखिए लिखा हुआ है फोर स्किन। और सबसे फुदंगी पर जो सबसे लास्ट सिरा होता है उसे हम लोग प्रीप्यूस कहेंगे, जिसे हिंदी में शिश्न के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप सभी के लिए रहा आपका नर जनन तंत्र, ठीक है। अब धीरे 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 धीरे, मतलब जब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जितना एक्टिव होंगे, हम प्रयास करते रहेंगे कि जितना ज्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन एक बार में ही अगर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा तो उतना भी कैच भी नहीं कर पाइएगा, है ना, कैच नहीं कर पाइएगा और आपकी प्रॉब्लम होगा। तो समय के अनुसार धीरे 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 इस पर हम लोग कमांड करते चलेंगे मेरे भाई। आप देख सकते हैं इस फिगर को, इस फिगर को आप देख लीजिए, बड़ा कर भी देते हैं।
जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, देखिए फिगर जो है आपके सामने दिख रहा होना चाहिए। ये फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो का अपलोडिंग टाइम रहेगा सुबह 4 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। समझ गए, सुबह में प्रतिदिन अपलोड कर देंगे। अब लाइव आने का प्रयास हम लोग कम करते हैं। लाइव जो है वो लगभग 6:30 से ही हम लोग लाइव रहेंगे, है ना। 6:30 से हम लोग लाइव रहेंगे। प्रतिदिन हम लोग 6:30 से सुबह में मतलब लाइव रहेंगे। ऐसे लाइव वीडियो जब हम लोग नाइट में बनाते हैं तो कभी कोई ये प्रॉब्लम, तो कभी कोई दिक्कत होते रहता है। तो हम इन सभी से दूरी बना करके हम प्रयास किए कि अब हम लोग दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड कर ले और सुबह पहर आपका जो सुबह 4 बजे का समय होता है, 5 बजे का समय, मैंने मैक्सिमम लेके चलिए कि 4 बजे आपका अपलोड हो जाएगा भोर में। और 5 बजे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जैसे छोटा छोटा जो वीडियो होती है, जैसे मान लिया जाए कि कौन सा चीज खाने से क्या लाभ होती है, क्या हानि होती है, मैंने उस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। और हिंदी का जो कहते हैं क्लास 12th का हिंदी, वो क्लास 12th के हिंदी के लिए हम लोग डेली प्रतिदिन लॉन्ग और शॉर्ट का वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को देखें, मतलब सुबह में हम लोग अपलोड कर देंगे। अब देखा जाए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी शेयर कर लेते हैं। कितना टाइम समझ गया? ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है।